इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी से पहले हमारे देश की क्या दशा थी उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। मतलब आज़ादी से पहले हमारे देश के क्या हालात थे, एग्रीकल्चर के क्या हालात थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे, कैसे गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, मतलब अंग्रेजों की बात होगी यहाँ पे टोटली बात करी जाए तो, ठीक है। 1991 मतलब 1947 से पहले जो आप आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले की बातें हैं, ठीक है ना। देखो, ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले क्या हालात थे। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल नहीं आए थे हमारे देश के अंदर में, उससे पहले तो हम बहुत बढ़िया थी इकोनॉमी हमारी। सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी कहा जाता था हमारे देश को, है ना। मतलब जो खुद के बेसिस पे काम चला रही है इकोनॉमी, हमारे ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारे देश में। देखो, प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज वाइब्रेंट एंड प्रोस्पिरियस इकोनॉमी on the agriculture frontage. It was a self-contained rural economy where cultivator themselves were the owner of the land. मतलब कल्टीवेटर खुद ओवनर होता था, मतलब जो किसान होता था ना, जो फसल उगाता था वही मालिक होता था, ठीक है ना। अच्छा, इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। हमारा जो बिजनेस था हैंडीक्राफ्ट का बहुत प्रचलन में था। हैंडीक्राफ्ट सबसे ज्यादा था हमारे देश के अंदर में। हाथ से बने हुए प्रोडक्ट जैसे चदरे वगैरह, हैंडलूम प्रोडक्ट जैसे बुनाई कढ़ाई का काम बहुत जबरदस्त होता था जयपुर साइड में, और जाके देखोगे ना पता चलेगा, आज भी तुमको थोड़ा बहुत दिखेगा उस चीज का। देखो, ओवर एक्सपोर्ट इंजॉय ग्लोबल रेपुटेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी हमारे उसकी एक्सपोर्ट की, ठीक है। द सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी। सिल्क एंड कॉटन जो है ना हमारे देश में सबसे बढ़िया होती थी, और उस क्वालिटी के कारण हमारा देश जो है ना वर्ल्ड में फेमस था, वर्ल्ड में जाना जाता था। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में ये चल रहा था, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में ये चल रहा था, ठीक है, समझाया। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या है देखो। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल आने के बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल आने के बाद में अपने बट द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ए सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया को बढ़िया प्रॉपरली बर्बाद किया। मतलब गुलाम का मतलब क्या होता है, गुलाम का मतलब होता है हर सेक्टर में गुलाम बनाना। एग्रीकल्चर में ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बना दिया बिटवीन जमींदार एंड अपने टेलर ऑफ द सॉइल, मतलब जो जमींदार है और किसान है उनके बीच में झगड़ा करवा दिया, टैक्स सिस्टम लिया है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज के अंदर में मशीन मेड प्रोडक्ट उतार दिया मार्केट के अंदर में, तबाह कर दी इंडस्ट्री। अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह जो थी वो ऐसे बर्बाद कर दी। हमारा फॉरेन जो एक्सपोर्ट चलता था, हमारा जो माल बाहर जाता था, वो मतलब वो जो टैक्स स्ट्रेटजी थी ना, उस टैक्स स्ट्रेटजी से बर्बाद कर दिया हमारा, वो फॉरेन का धंधा बर्बाद कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बोलते थे उसको। मतलब कहने का क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना। मतलब टैरिफ जो है ना, बोला हमारे देश में माल भेजोगे ना रॉ मटेरियल, कोई टैक्स नहीं लगेगा, हमारे देश में भेजो रॉ मटेरियल, क्योंकि उनके देश को जरूरत थी रॉ मटेरियल की, और उसी रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स बना के हमारे देश में सप्लाई कर रहे हैं। बताओ, हमारे देश में मशीनें नहीं आने दी इन्होंने, उसी रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स बना के हमारे देश में सप्लाई कर रहे हैं। कमाल की बात यह है, मतलब हमारे देश से रॉ मटेरियल लेके खींच के उसी रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स बना और हमारे देश में आगे बिक रहा है। हमारे हैंडीक्राफ्ट खत्म कर दिए। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, फाइनल फिनिश गुड्स जो है बाहर विदेशों में बिकने नहीं दिए, एक्सपोर्ट नहीं होने दिए। इतनी ज्यादा ड्यूटी लगा दी, इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए कि बिक ही नहीं पाया हमारा प्रोडक्ट बाहर। तो ब्रिटिशियर्स ने ऐसे खेल खेला हमारे साथ। मतलब कहने का क्या है, हमारे गुड्स बाहर बिक नहीं पाए, उनके गुड्स हमारे देश में बिक रहे हैं। हमारे मतलब जो हैंडीक्राफ्ट है वो खत्म हो गए, हमारे हैंडीक्राफ्ट की डिमांड खत्म हो गई। एक तो हम बना रहे 10,000 रुपए की चद्दर, एक वो लाखों की तादाद में प्रोडक्ट उतार रहे हैं मशीनों से बने हुए, 500 रुपए के, 600 के। कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। हमारे हैंडीक्राफ्ट को भी ले बैठे, मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करवा दिया। सीधी सी बात है, इस तरह से बर्बाद किया, हर तरीके से, हर लाइन में घुसे ये, हर लाइन में मतलब जड़ पे वार करने का काम किया इन्होंने और हमारे देश को बर्बाद कर दिया। समझाई। तो ये चीज है, हमारे देश को पूरी तरीके से गुलाम कर लिया। फिर इसके बाद में ये अपना जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभाल लिया पूरा का पूरा। जज इनके बैठने लग गए, देखा होगा पुरानी पिक्चरों में जज बैठते हैं अंग्रेज के, है ना। तो ये चीज है। तो ब्रिटिश रूल में ये चल रहा था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है, बहुत ही कम ग्रोथ, कम ग्रोथ बोल दो या फिर लेस ग्रोथ बोल दो या फिर नो ग्रोथ इकोनॉमी बोल दो। ये पॉइंट आएगा भाई। पहली बार नेशनल इनकम किसने बताई थी,
ये वी के राव और आरसी देसाई, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, नोट कर लेना इसको। विलियम डिग्बी भी आ सकता है ऑप्शन में कि भाई विलियम डिग्बी है, इसके बाद में वी के आर वी राव है एंड आरसी देसाई है, ठीक है, ऑप्शन में रखे जाएंगे। भाई नेशनल इनकम पहली बार किसने निकाली थी, हमारे देश में नेशनल इनकम निकालने वाला कौन था, तो इनमें से कोई ऑप्शन आएंगे, ठीक है। आरसी देसाई ज्यादातर आता है ऑप्शन में, तो एक नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा, 40 में से एक नंबर में ये रहेगा, 99% चांस है, ठीक है, ध्यान रखना। नेशनल इनकम सबसे पहले बताने वाले यही थे, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने वाले यही थे हमारे देश में सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, मोस्ट ऑफ द एस्टिमेटेड रिवेल्स दैट कंट्री ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी 2% ग्रोथ। किसको कहते हैं 2% ग्रोथ, क्या फायदा है 2% ग्रोथ का, 2% ग्रोथ पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति जो आया 0.5% की ग्रोथ। आज मान ले तेरी 100 रुपए इनकम है, अगले साल तेरी इनकम 100 रुपए 50 पैसे होगी, क्या बड़ी तो कम से कम 10-15% कुछ तो बढ़ती। इन्फ्लेशन चल रही है 20%, महंगाई बढ़ रही है 20%, तेरी इनकम बढ़ रही है 0.5%, तो बिल्कुल ही स्टेगनेंट इकोनॉमी, बिल्कुल ही गिरी हुई इकोनॉमी थी, बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। बैकवर्ड इकोनॉमी थी, 230 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति आए 1947-48 में सिर्फ 230 रुपए थी, 230 रुपए ओनली पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए, ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में देखो डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का डोमिनेंस था हमारे देश के अंदर में, 72% से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे देश की एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, और 50% से भी ज्यादा जीडीपी जो है हमारा एग्रीकल्चर से ही आ रहा था, सिर्फ एग्रीकल्चर से ही हमारा जीडीपी रन कर रहा था। जीडीपी वाज ओनली 50%, इंडिकेटिंग द बैकवर्डनेस ऑफ द सेक्टर, मतलब कहने का क्या, बैकवर्डनेस की यही निशानी होती है, जहां पे एग्रीकल्चर से ज्यादा जीडीपी बने ना, वो कंट्री जो है बैकवर्ड है, समझ लो। 50% से भी ज्यादा जो है ना, 50% तक मान लो एग्रीकल्चर से जीडीपी बन रहा था हमारे देश का, और 72% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, ऑलमोस्ट पूरी कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर पे लगी हुई थी काम पे। ब्लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, हमारे देश में मशीनें ही नहीं आने दी, हमारे देश में मशीनें आने ही नहीं दी, मतलब अगर मशीनें आ जाती तो हम अपने रॉ मटेरियल का खुद ही फिनिश गुड्स बना के बेच लेते, इन्होंने हमारे देश में आने ही नहीं दी, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां खुलने ही नहीं दी, हैंडीक्राफ्ट ही चल रहे थे हमारे देश के अंदर में, ठीक है, और उसको भी खत्म कर दिया, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड किया गया अंग्रेजों द्वारा। सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड कैसे किया, हमारे देश से रॉ मटेरियल लेके खींच के अपने देश में ले गए, अपने ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में लेके चले गए, वहां से फिनिश गुड्स बनके हमारे देश में बिक रहा है आने के लिए। उनको पता है हमारे देश में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बढ़िया बिकेगा, हमारे ही देश में उतार दिया माल बिकने के लिए, बताओ कर लो बात। और हमारे देश में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मशीनें लाई जा सके और सब चीजें की जा सके, और ना इन्होंने लाने दी, सीधी सी बात है, ठीक है, तो ये चीज है। तो इसके बाद में देखो क्या है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे डिपेंड हो गए थे हम, मशीन तो आ नहीं रही हमारे देश के अंदर में, अब जो गुड्स है वो हमको ब्रिटेन से लेने पड़ रहे थे, इनका धक्का हो रहा था कि ब्रिटेन से फिनिश गुड्स लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। देखो द कंट्री वाज हैवीली डिपेंड्स अपॉन इंपोर्ट पर्टिकुलरली फॉर द मशीन आर रिलेटेड इक्विपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो गए थे। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कंट्री ऑल्सो डिपेंड्स हैवीली ऑन फॉरेन इंपोर्ट, भाई आर्म्स इंपोर्ट नहीं होता, आर्म फोर्सेज वाला, जैसे गन्स, एमिनेशंस है ना, बुलेट्स होगी और सब चीजें होगी, उनके लिए बाहर से ही डिपेंडेंट थे हम, टैंक्स वगैरह हो गए है ना, ये सब चीजें। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, हमारे देश में अर्बनाइजेशन भी बहुत लिमिटेड था, मतलब 14% लोग ही शहरों में रह रहे थे, बाकी सब लोग गांव में ही रह रहे थे, 86% से भी ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहने वाली पॉपुलेशन थी। सेमी फेडरल इकोनॉमी, सेमी फेडरल इकोनॉमी किसको बोलते हैं, जहां पे मिक्स इकोनॉमी हो, मिक्स इकोनॉमी का मतलब जहां पे गवर्नमेंट भी हो और जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी डील करता हो, सेमी फेडरल इकोनॉमी बोलते हैं इसको। तो सेमी फेडरल इकोनॉमी चल रही थी हमारे देश के अंदर में। इसके बाद में आगे चलो, ये स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अब सबसे पहले बात की जाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्या लाभ थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में 72% से भी ज्यादा लोग लगे हुए थे हमारे देश में, और 50% तक जीडीपी जो है ना, लगभग जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर द्वारा हो रहा था, ठीक है, तो ये चीज है। लो प्रोडक्टिविटी, सब देखो पता क्या, इस तरह से टेबल फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, भाई बताओ इस टेबल को देख के क्या लग रहा है आपको, इस टेबल को देख के आप क्या अंदाजा लगा रहे हो कि भाई क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर में। भाई टेबल दी जाएगी आपको, और उस टेबल के बेसिस पे आपको 4-5 लाइनें बढ़िया लिखनी है,
सीधी सी बात है, 3-3 नंबर में, 4-4 नंबर में आएंगे। अब इसको देख के क्या लग रहा है, अब लो प्रोडक्टिविटी है एंड देखो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। देखो वीट 1947 में 660 केजी पर हेक्टेयर, एक किले में 660 केजी ही वीट हो पा रही थी, लेकिन आज 3464 केजी पर हेक्टेयर, थोड़ी नहीं होती 3464 केजी पर हेक्टेयर। क्यों? आज हमारे पास HYV टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास HYV सीड्स हैं, आज हमारे पास प्रॉपर फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, कंपोस्ट है ना डालने के लिए खेतों के अंदर में। आज हमारे पास वो सारी जरूरत की चीजें हैं, ट्रैक्टर है हमारे पास, पहले क्या है बैल से करवाते थे खेती, आज हमारे पास सारे इनपुट है। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। राइस देखो 665 केजी पर हेक्टेयर था, लेकिन आज 2713 केजी पर हेक्टेयर जो है राइस की प्रोडक्शन हुई। ठीक है, तो ये हमारे देश के अंदर में देखने को मिला। प्रोडक्शन इन टन्स में बात कर रहे हैं, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी अगर ये टेबल इस तरह से आ जाए तो। दूसरा देखो एक्सप्लोइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, हमारे देश में एक्सप्लोइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम चला दिए, मतलब कहने का ट्रायंगुलर रिलेशन बना दिया, ये ट्रायंगुलर बना दिया रिलेशन। मतलब एक तरफ गवर्नमेंट खड़ी होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक तरफ किसान है, टेलर ऑफ द सोइल है, एक तरफ जमींदार है ना। इन भाई गवर्नमेंट ने क्या किया पता है, जमींदार को बोला आप हमको थोड़ा टैक्स दे दो, फिर इसको मारो पिटो, इससे जो लेना है वो लो, आपको फ्री कर दिया, पुलिस फोर्स भी आपकी, मौज करो, हमको आप सिर्फ टैक्स दे दो, हमको टैक्स दो, आप आजाद, जिस मर्जी तरीके से लूटो, मारो पिटो, घसीटो किसानों को, उनसे चाहे उनका जो वो बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, खींच लो सारा का सारा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं आएंगे इनको छुटवाने के लिए। सीधी सी बात है, आपको जो करना है इनके साथ करो, आप हमको बस टैक्स दे दो। गवर्नमेंट ने यहां से टैक्स ले लिया, सही बात है, टैक्स ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसके बाद में इनको टेलर को क्या समझा रहे हैं, मतलब दो तरफा लड़ाई करवा रहे हैं, वहां पे कुछ बोल रहे हैं, वहां पे कुछ बोल रहे हैं, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। इनको बोला भैया जमीन तो जमींदार की है, तन्ने क्या लेना देना है, तू एक काम कर, तेरा जो प्रोडक्शन आ रहा है ना हमारे देश में सप्लाई कर, समझाई। और जमीन इसकी जमींदार की खराब होगी, जमींदार की खराब होगी, तो ऐसा कर नील की खेती करना स्टार्ट कर दे। अब नील की खेती स्टार्ट कर दे, क्यों? क्योंकि हमारे देश को नील की जरूरत है। हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना ब्रिटेन की, उनको नील की जरूरत थी। नील की खेती सुना है, इंडिगो फार्मिंग, नील की, भाई नील की जरूरत थी। बोले तेरी जमीन थोड़ी खराब होगी तो जमींदार की होगी, वैसे ही घटिया आदमी है वो, है होने दे खराब, क्या दिक्कत है। यहां से नील की खेती ले गए फसल, और यहां से टैक्स ले लिया, ठीक है, और जो वो टैक्स के मतलब जो थोड़ा बहुत इनको पैसा मिला ना, वो इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे निकालने में ये वापस खोस लेते थे, समझाई। थोड़ा बहुत जो अपने किसान के पास आ भी गया ना पैसा, रॉ मटेरियल वगैरह बेच के, वो ऐसे खींच लेते थे, लाओ वापिस दो, समझाई, लड़ाई करके, मार पिटाई करके उनके साथ। तो ऐसा चल रहा था। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एक्सप्लोइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम चला दिया, कहीं पे भी आगे नहीं आने दिया हमारे देश को। जमींदार के साथ, जमींदार और किसानों की लड़ाई करवाई, फूट डालो राज करो नीति, इसको बोलते हैं फूट डालो राज करो नीति। फिर तमाशा देखो, बैठ के लड़ाई कर रहे लोग हैं, उन दोनों में फूट डलवा के वहां से अपना रॉ मटेरियल उठा लिया, वहां से अपना टैक्स ले लिया, समझाई, और उस टैक्स जो उसको रॉ मटेरियल के पैसे दिए थोड़े बहुत, वो भी खोस लिए वापस, समझाई नहीं आई, तुम करे जाओ लड़ाई आपस में। तो ऐसे ही तो गुलाम हुआ हमारा देश धीरे धीरे करके। और किस लिए गुलाम हुआ है? हम मेंटेलिटी की वजह से गुलाम हुआ है अपनी। देखो, तो जमींदार वर रिकॉग्नाइज एज ए परमानेंट ओनर ऑफ द सोइल। जमींदार को बोला तेरी है फसल, ऐश कर, मौज कर जिंदगी की, मार उसको पीट, कुछ भी कर किसान का। अब लेकिन होनी चाहिए किसान की। अब तेरी जमीन मैंने ठेके पे ले ली, क्या तेरी होगी फसल सारी? तेरे को रेंट मिलना चाहिए ना बस, क्या तेरी जमीन होगी क्या? ये बता भाई, तेरे को तो रेंट मिलना चाहिए, जो भी तेरा बनता है रेंट। यूं थोड़ी है तू फसल पे कब्जा कर लेगा। अब तूने थोड़ा सा टैक्स गवर्नमेंट को पकड़ा दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट तेरे सपोर्ट में आ गई कि भैया मारो पिटो किसान को, कुछ भी करो उसका, फसल भी खोस ली। देखो, द जमींदार वर पे ए फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज ए लैंड रिवेन्यू। गवर्नमेंट को थोड़ा सा सम दे दिया, लैंड रिवेन्यू के नाम पे पकड़ो जी। उसके बाद में बोला कुछ भी करो। द जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टेलर। बोल रहे जितना खींचना खींचो, वैसी तैसी करवाओ, मार दो उसको किसान को, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ द सोइल एज दे कुड
देखो, इन फैक्ट द ओनली इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज टू मैक्सिमाइज रिवेन्यू कलेक्शन। जमींदार क्या करता था? रिवेन्यू कलेक्शन में ध्यान देता था, सीधी सी बात है। उसको और कोई लेना देना नहीं है, चाहे उसको मारे पिटे कुछ भी करे। उसकी जो जमीन है उसकी ना तो डेवलपमेंट में ध्यान देते थे, बोले तू कर डेवलपमेंट, तू कर रहे किसानी, हम थोड़ी कर रहे हैं, बात खत्म। किसानों की ऐसी तैसी कर रखी थी, ट्रायंगुलर रिलेशन बना के वो। और इसकी इंप्लीकेशन क्या हुए फिर? इट लीड टू अनलिमिटेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ टेलर। टेलर का एक्सप्लोइटेशन होने लग गया बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड एक्सप्लोइटेशन होने लग गया जमींदारों द्वारा। वो वहां से टैक्स बढ़ाते थे, वो जमींदारों के सिर पे डंडा आ गया। और जमींदार क्या किसानों को तंग करते थे कि भैया पैसे दो। समझा ही नहीं? वो पैसे तो अलग से हो गए, फसल खींच रहे हैं अलग से। देखो, रेट ऑफ लैंड रिवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली राइज बाय द जमींदार विच लीड टू फ्रीक्वेंट जो भी एविएशंस ऑफ द टेलर ऑफ द सोइल। वही है, तंग कर रहे हैं टेलर ऑफ द सोइल को। टेलर वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर। धीरे धीरे करके जो टेलर थे ना वो लैंडलेस होने लग गए, जमीन से हाथ धो के बैठने लग गए। भाई जमीन भी उनकी जो थोड़ी बहुत जमीन पड़ी थी वो भी जाने लगी, कर्जे चुकाने में ही उनकी जमीन खत्म होगी। अच्छा, इसके बाद में देखो, फोर्स कमर्शियलाइजेशन करवाया हमारे देश में। वो नहीं ट्रायंगुलर रिलेशन बनाया था ये। इसके अंदर में क्या बोले यार टेलर भाई तू बात सुन, तेरी जमीन है क्या ये बता। बोला ना, तेरे को क्या लेना देना है, जमीन खराब होगी जमींदार की होगी, ऐसी तैसी मरवाओ, अपने नील की खेती चालू कर दे, तेरे को बढ़िया रिवेन्यू देंगे हम, नील की खेती चालू कर दे। अगर जिसने नी की नील की खेती चालू, कई किसान समझदार थे कि भाई ना जमीन खराब हो जाएगी। जो सोइल की फर्टिलिटी जो ऊपर होती है ना, मिनरल्स होते हैं ऊपरी लेयर पे, वो सारे खत्म हो जाते हैं। 2 बार या 1 बार नील की खेती हो जाए तो वो जमीन बंजर हो जाती है, मतलब उस पर सूखा पड़ जाता है 1-2 बार नील की खेती होने के बाद में। तो ब्रिटिशर्स ने अपने देश की जमीन तो खराब कर नहीं सकते, इंडिया के देश की जमीन खराब कर दी, बोले करो यहाँ पे खेती, कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्स कमर्शियलाइजेशन करवाया गया ऑफ इंडिगो, नील की खेती का। समझाया? देखो, फॉलोइंग आर द सम नोटेबल पॉइंट इन द दिस कॉन्टेक्स्ट। अब पॉइंट तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज फोर्स कमर्शियलाइजेशन। फोर्स कमर्शियलाइजेशन के बारे में बता देना। देखो, फॉलोइंग आर द सम नोटेबल पॉइंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। फार्मर वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए बाध्य किया गया, एज इट वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन। क्योंकि हमारे देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जरूरत थी नील की खेती की, डाइंग ब्लीचिंग्स वगैरह करने के लिए नील की जरूरत थी हमको, इसीलिए तो हमने तुमको फोर्स किया, बनाओ नील की खेती करो। देखो, प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप एक्सपोज द सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू अननेसेसरी ऑफ द मार्केट अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट फॉर देयर ओवन सब्सिस्टेंस। अब भैया देख, सीधी सी बात है, मैं फसल बना रहा था मेरे लिए, मेरे सब्सिस्टेंस के लिए, ताकि मेरे घर का काम चल सके। अब वो घर का काम तो रह गया ना बीच में। अब मेरे को फसल मार्केट से खरीदनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि तुमने तो नील की बोल दी मेरे को कि नील ही बनानी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। अब मैं मेरे घर का काम कैसे चलाऊंगा? मेरे को जो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे ना ब्रिटिशर्स से, मैं उससे थोड़ा बहुत अपना घर का काम चला पा रहा था, और बाकी वो खोस ही रहे थे अपने से पैसे। समझ आई नहीं आई? तो ये चीज है। स्विच फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कैश क्रॉपिंग। मतलब कहने का क्या, कैश मुंह पे मार के जाते थे अगले, कल लो कैश पकड़ो, और नहीं करोगे तो फिर भैया एक तरफ बंदूक है एक तरफ पैसे, देख लो जो चाहिए। बनानी तो पड़ेगी, नील की खेती तो करनी पड़ेगी। वो क्या है, मारने का वो करते थे, वे जान से ही मार देंगे किसान को। समझाई? अंग्रेज जो है 5000 लोगों ने हमारे 60 करोड़ आबादी पे, 65 करोड़ आबादी पे कब्जा कर लिया देखते ही देखते, हमारी लाचारी की वजह से। दिमाग लगा के किसी को भी जीता जा सकता है, हाथ पैरों से नहीं जीता जा सकता। दिमाग लगा के कितने देशों पे राज कर लिया, पाकिस्तान पे, इंडिया पे, और इतनी सारी कंट्रियां, सब पे राज कर लिया इन्होंने। धीरे धीरे करके इन्होंने लड़ाई नहीं की, इन्होंने अंदर घुस के दिमाग की तरह लकड़ी को खा गए। समझा ही नहीं आई? तो ये चीजें हैं। देखो, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई इन्वेस्ट तो कर नहीं रहा था। जमींदार अपनी मस्ती में, जमींदार को तो भैया अपना फसल चाहिए थी, खींच ली, सीधी सी बात है। और जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स से मतलब था। कोई डेवलपमेंट की बात आ जाती है, डेवलपमेंट कौन करेगा जमीन की? हमको क्या लेना देना जमीन की डेवलपमेंट का, अपना आप करेगा जिसने जो जमीन पे फसल बना रहा है, सीधी सी बात है। मतलब ये था। अब हमारी जो फसल थी ना रेनफॉल पे डिपेंड करती थी।
रेनफॉल का मतलब क्या, बारिश के पानी पे डिपेंड करती थी, वो बारिश होगी तो फसल होगी, नहीं तो भैया किसान भूखे मरेंगे, कोई इलाज नहीं है। आज भी हमारे देश में 45% इरिगेशन फैसिलिटीज है, 55% एरियाज पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, 55% एरिया में सिंचाई के साधन नहीं है आज भी। वो बात भाई, अब कई किलो के रेट कम क्यों है, क्योंकि पानी नहीं लगता। पानी ना लगने के कारण क्या है, जमीन के रेट नहीं है, तो ये चीज है। आगे देखो, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सोइल एंड टेलर ऑफ द सोइल, जमींदार और किसान के बीच में लड़ाई करवा दी। जमींदार और किसान के बीच में लड़ाई करवा के अपनी बात बनवा के फूट डालो, राज करो, बात खत्म। एक नियम इन्होंने पक्का बना रखा था, बोल रहा फूट जितनी डलेगी ना उतना हम राज कर पाएंगे। लड़ाई करवा दो आपस में, भाईचारा खत्म कर दो आपस में, जितना भाईचारा खत्म होगा उतना ही हमारे फेवर में आएगी सारी चीजें। नहीं तो 30 करोड़ लोगों को 5,000 लोग कंट्रोल कैसे मार मार के भूत बना देते 5,000 लोगों का। डायरेक्ट लड़ाई करते तो समझाई, डायरेक्ट लड़ाई कर नहीं सकते थे। डायरेक्ट लड़ाई करने का ना करने का रीजन ये, दिमाग से खेल लो, लड़ाई करने की बजाय दिमाग से खेलना जरूरी है। दिमाग से खेल के लिए पूरे देश पे कब्जा कर लिया, सारे राजा महाराजा मारे गए, बताओ इनके साथ लड़ाई करते करते, समझाई, इनके साथ लड़ाई करते करते सारे देश के राजा महाराजा मारे गए। तो ये बात है, ये दिक्कत थी। तो समझाया होगा, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सोइल एंड टेलर ऑफ द सोइल। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, झांसी की रानी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, कितने ही लोग हुए जिन्होंने बलिदान दिया इनकी वजह से, इन अंग्रेजों की वजह से। आज कोई टूरिस्ट पैलेस पे अंग्रेज मिल जाते ना, हाँ भाई अंग्रेज है अंग्रेज है, ऐसा साइड में करो अंग्रेजों को, ऐसी तैसी कराई है इन्होंने, तो आग लगाई थी हमारे देश के। इनके साथ तुम फोटो खिंचवा रहे, रैप्टा मारो इसके साड़े के साइड में करो इसको, समझा ही नहीं आई। तो ये थिंकिंग होनी चाहिए। अपने देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, सारे रिसोर्सेज लेके। हमारा जो देश का कोहिनूर हीरा था जिससे उनका देश खरीदा जा सकता था पूरा, एक हीरे के उस पे रानी विक्टोरिया के चेहरे पे लगा हुआ है वो, आधा उसके मुकुट पे लगा हुआ काट के, आधा उसकी चेहरे पे लगा हुआ है, अभी तक हमारे देश में नहीं आया वो। उसकी फीस लगती है अंदर जाने की, इंग्लैंड में म्यूजियम में रखा हुआ है वो, उसकी फीस लगती है अंदर जाने की, समझे, उस हीरे को देखने के लिए। और दुनिया जाती है देखने के लिए, इंडिया से भी जाते हैं लोग, कि अब इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको वापस लाया जा सके। देखो, स्मॉल एंड फ्रेगमेंट होल्डिंग, हमारे पास जो है ना होल्डिंग जो है, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे किसानों के पास। ऐसा नहीं कि अमीरी किसान है, किसान गरीब भी तो है भाई, छोटे छोटे टुकड़े थे। 1 किले का चौथा हिस्सा तेरे पास आता है, क्या कर लेगा चौथे हिस्से में? ना तो तू ट्रैक्टर ला सकता, ना तू फर्टिलाइजर्स लगा सकता, ना तू उसके ऊपर डिपेंड रह सकता, क्या करोगे उसका? तो ये चीज है। सब्सिस्टेंस आउटलुक हो चुका था हमारे किसानों का। भाई सब्सिस्टेंस आउटलुक क्या होता है? घर घर के लिए। अब तुमसे पूछ ले पेपर में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस आउटलुक? सब्सिस्टेंस आउटलुक क्या होता है? किसान सिर्फ अपने घर घर के लिए बना पा रहा था, उसके लिए बच ही नहीं रहा था, प्रोडक्शन ही नहीं था इतना लेवल का, है ना। मतलब कहने का क्या है, घर घर के लिए फसल हो पा रही थी, बाहर बेचने के लिए नहीं हो पा रही थी। सब्सिस्टेंस आउटलुक का मतलब ये होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, बुक होना तो प्रॉपर निशान लगाओ हर चीज के, तो इसी में से ही पेपर आएगा। और कहां से आएगा यार पेपर? सीधी सी बात है। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने बताया, ये समरी दी हुई है इसकी। इसके बाद में आगे चलो, ये वाला मैं बताऊंगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे तबाह किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से तबाह किया। सबसे पहले टू एक्सप्लोइट इंडियन वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो कह रहे ये है ना, बहुत ज्यादा धनी है रॉ मटेरियल में, सबसे ज्यादा धनी देश था हमारा रॉ मटेरियल में। इतने ज्यादा रॉ मटेरियल था हमारे देश के अंदर में, इतने ज्यादा, मतलब सारा का सारा खींच ले गए, ट्रेनें की ट्रेनें भर के लेके गए हैं हमारे देश का। अब भगत सिंह और ये सब पता है ट्रेनों को लूटते थे। क्यों लूटते थे पता है? कहो हमारा देश का ही तो है जो है। बोल लूटपाट करना गलत बात है। अरे गलत बात थोड़ी है, हमारे देश की चीज हम लूट रहे हैं, क्या गलत है? हमारा ही चीज हम ले रहे हैं। सोने की पूरी ट्रेन भर भर के लेके गए हैं, पूरी की पूरी ट्रेन फुल करके, मालगाड़ी। ट्रेन चलवाई किस लिए थी इन्होंने? मुंबई थाने से जो ट्रेन चलवाई थी वो इसलिए तो चलवाई थी ताकि हमारे देश से रॉ मटेरियल वगैरह खींचा जा सके, समझाई। ट्रेन लाने वाला कौन था? अंग्रेजी तो थे, इन्होंने तो बताया था हमको ट्रेन नाम की भी चीज होती है। रोड बनवाने वाला कौन था शुरुआत में हमारे देश में? अंग्रेजी तो थे। क्यों? ताकि रॉ मटेरियल अलग अलग राज्यों से आ सके और इनके देश में जा सके, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे तबाह किया?
सबसे पहले टू एक्सप्लॉइट इंडियन वेल्थ एज ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक कॉटन, जूट वगैरह अपने देश में लेके चले गए। टू एक्सप्लॉइट इंडियन एज ए पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इनको ये भी दिख रहा था हमारे देश से रॉ मटेरियल ले गए, फिनिश गुड्स बना के बोला अब बेचे कहाँ, कोई इंडिया में 60 करोड़ लोग हैं यार, वहां बेचो, पूरे वर्ल्ड में नहीं है इतनी आबादी, बेचो वहां पे बिंदास, सब बिकेगा वहां पे। उन्हीं के देश का रॉ मटेरियल लेके उन्हीं के देश में फिनिश गुड्स बना के बेच दिए गए। समझ आई नहीं आई? तो ये चीज है, ये स्ट्रेटजी थी, वहां से प्रॉफिट कमा लिया बेच बेच के, ठीक है। रॉ मटेरियल भेजा, हमारे देश की जमीनें बर्बाद की, इनका क्या बिगड़ा, इन्होंने तो हर जगह से प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया। समझ आई नहीं? हमारे देश का यूज किया हर तरीके से, और हमारे देश के अनपढ़ लोग थे जो कोई बात नहीं, पता क्या है, गोरी स्किन देख के लोग पागल हो जाते हैं कि भाई हाँ गोरी स्किन है, समझ रहे हो बात को, कि भाई हाँ व्हाइट चमड़ी है, अरे व्हाइट चमड़ी है देख के पागल हो गए लोग, अनपढ़ गवार लोग थे हमारे देश के। समझ आई नहीं आई? तो ऐसे ऐसे करके देश को गुलाम करवा दिया, सिस्टम करवा दिया। देखो दिस सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट तो खत्म होने ही थे, मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन करवा दिया, ठीक है। अच्छा, द पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर में ब्रिटिश गुड्स छा गए, पूरी इंडिया में फैला दिए। जो बेचारे हाथ से बनाने वाले लोग थे ना वो बैठे ही रह गए। इतना ज्यादा बेरोजगारी फैली हमारे देश के अंदर में, पूछो ही मत। अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, क्यों आ गया? क्यों यार, हमारा हैंडीक्राफ्ट तो खत्म ही हो गया, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में उतार दिए प्रोडक्ट, बात ही खत्म होगी। डिकेड ऑफ हैंडीक्राफ्ट। देखो देखो पुअर स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले डिकेड ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट का चलन चलता था किसी टाइम में, राजा महाराजा बहुत लाइक करते थे उन चीजों को, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन रखता था हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है। छोटी मोटी चीज नहीं होती हैंडीक्राफ्ट, समझे। जयपुर साइड में जाना देखना हैंडीक्राफ्ट का कितना चलन है, मतलब ऐसी ऐसी चीज बनाते, ताजमहल वगैरह जो बनाए हुए देख रहे हो, आज ऐसे मिस्त्री कारीगर मिल ही नहीं सकते। पत्थरों से बनाई हुई चीजें, बताओ, हैरान करने वाली बात है कि ये बन कैसे गई चीजें, समझ रहे हो। 1000 2000 साल पहले किले बनाए हुए आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं, एक ईंट नहीं ली उस चीज की। संगमरमर का जो महल बनाया वो आज तक टिका हुआ है, एज इट इज टिका हुआ है। अब पता नहीं कैसे बनाया, देखो वो कारीगर नहीं है आज हमारे देश में, वो हाथ ही कट चुके, वो तुरंत ही काट दिए गए थे हाथ जो बनाए गए, ताकि ये चीज आगे ना बन सके कभी दोबारा। हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज्यादा चलन था, हैंडीक्राफ्ट खत्म किया हमारे देश में, मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन करवा दिया। प्रिंसली कोर्ट था एक तरह से देखा जाए तो, जो प्रिंस थे ना, महाराजा थे, राजा थे, बहुत पसंद करते थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, मतलब कपड़े हो गए हैंडीक्राफ्ट के, और शेरवानी टाइप। मुसलमान बहुत थे, है ना, शाहजहां हो गया, और हो गए अकबर हो गया, ये मुसलमान बहुत थे हमारे देश, बहुत पसंद करते थे हैंडीक्राफ्ट को। देखो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो भी कोइंसाइड विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द ब्रिटिश। भाई ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने का राज क्या है? इंडिया। ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल सेक्टर किसकी वजह से बढ़ा? इंडिया की वजह से बढ़ा, क्योंकि इंडिया का रॉ मटेरियल गया उनके देश में, और उनके देश से माल जो बिका फिनिश गुड्स के रूप में वो हमारे इंडिया में बिका। बताओ, कर लो बात। द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द बेस्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कह रहे बेचने का भी बढ़िया साधन है, रॉ मटेरियल उठाने का भी बढ़िया साधन है। बोल रहे रॉ मटेरियल भी बढ़िया मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माल यहीं पे बिक जाएगा, अपने को बाहर बेचने की जरूरत ही नहीं है। 50% से भी ज्यादा व्यापार हमारा ब्रिटेन के साथ हो रहा था और मजबूरी में करना पड़ रहा था। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल, बोला हमारे देश में रॉ मटेरियल भेजो, कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स एट ऑल, फ्री कर दिया टैक्स से। बोला हमारे देश से फिनिश गुड्स मंगवाओ तो भी टैक्स नहीं लगेगा। बोल रहे अगर तुम किसी और देश में माल भेजोगे ना फिनिश गुड्स बना के, तो भैया नहीं भेजने देंगे, तो टैक्स लगेगा। शाने बहुत है, समझे कि नहीं समझे। बोल रहे हमारे देश में रॉ मटेरियल भेज दो, कितना ही भेजो, नो टैक्स। बोल रहे हमारे देश से फिनिश गुड्स मंगवाओ, नो टैक्स। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बोलते हैं इसको, और जरूर आएगा पेपर में, ध्यान रखना। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मतलब इनके देश में माल जा रहा है रॉ मटेरियल, कोई टैक्स नहीं, इनके देश से फिनिश गुड्स आ रहा है, कोई टैक्स नहीं। लेकिन हमारे देश के दुश्मन थे कि भाई हमारे देश का हैंडीक्राफ्ट अगर मान लो किसी और देश में, अमेरिका में बेच रहे मान लो, हम इतना टैक्स लगा दिया, बेचने ही नहीं दिया। 100 की चीज 1000 रुपए की बिक रही है, कौन खरीदेगा उसको? बात ये है।
बोल रहे हैं हम बाहर नहीं बेचने देंगे आपको, बेचना तो हमारे देश में बेचो, बात खत्म है। नहीं तो तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगा देंगे तुम बेच ही नहीं पाओगे, बात ही खत्म। समझाई? दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। और 110% आएगा, 110% पूछे जाने वाला क्वेश्चन। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ध्यान रखना। आगे चलो। ब्लिंक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ बिल्कुल ना बराबर थी। क्यों थी? क्योंकि मशीनें आने नहीं दी। मशीनों पे ही मॉडर्नाइजेशन होता है, और मशीनें आने ही नहीं दी हमारे देश में, तो मशीनें नहीं आने दी तो खत्म कहानी। हमारे देश के अंदर में एक प्लांट था, सबसे बड़ा था टाटा मोटर्स का, टिस्को, सुना होगा। टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी 1907 के अंदर में खुला था। जमशेद जी ने खोला था, जमशेद जी। टाटा मोटर्स, टाटा जो रतन टाटा है वो तो छठा बंदा है ना, रतन टाटा का तो मिला है। आप बोल रहे हो रतन टाटा ने अपने दम पे किया ना, छठा बंदा है, इनके पीढ़ी का छठा बंदा है जिसको ये बिजनेस मिला है विरासत में। समझे कि नहीं समझे? यूं नहीं कि रतन टाटा ने खुद ने किया है, मिला है उसको विरासत में। समझे? तो ये चीज है। बंदा बहुत बढ़िया था, देखो मिला हो चाहे कुछ भी कराओ, बंदा बहुत बढ़िया था, मतलब बहुत फेबुलस बंदा जिसको बोल लेंगे। 80% इनकम का दान करने वाला वही बंदा था। समझे? रियल बंदा जिसको बोल लेंगे। लेकिन उसको मिला था विरासत में। 1907 में खुली थी टिस्को। ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई टिस्को जो है ब्रिटिश राज में खुली, क्योंकि जो टाटा मोटर्स का मालिक था ना वो अंग्रेजों का दलाल था। बात समझाई? इसलिए वो खुलने दी। सही मायने में बात पूछो तो वो अंग्रेजों का दल्ला था। मतलब गरीब लोगों को मारना, पीटना, सब कुछ करना उनके हाथ में होता था। हमारे देश में ऐसे ऐसे दलाल थे, जब भी तो हमारा देश बर्बाद हुआ। बात समझ आई नहीं आई? वेपन्स बनवाना उनके, तोपे बनवाना उनकी स्टील की, है वो हथियार तैयार करना और सब करना टिस्को का काम था। टिस्को को क्यों खड़ा होने दिया मार्केट के अंदर में? क्योंकि उनके वेपन्स तैयार करने का काम कर रहे थे ये। समझे? बोला हम करके देंगे तुम्हारे वेपन्स तैयार। खोलो भाई, इंडस्ट्री खोलो, क्या दिक्कत है? लड़ाई में काम आएंगे, वॉर टाइम में काम आएंगे। ऐसे ऐसे करके बढ़ी थी आगे। उस इंडस्ट्रीज को खोलने दिया जिनका अंग्रेजों को फायदा था, नहीं तो नहीं खुलने दिया किसी को भी। बात ये। शुगर मिल्स भी थी एक आधी। ठीक है, देखो देयर वाज ए हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी ही नहीं। कैपिटल गुड्स जो बना सकती थी, मतलब थी ही नहीं, आने ही नहीं दी। देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीवीए। जीवीए मतलब ग्रोस वैल्यू एडिड और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्स एक्सट्रीमली लो। जो जीवीए में जुड़ रहा था ना, ग्रोस वैल्यू एडिड में बहुत कम जुड़ रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था हमारे देश में उस लेवल पे। ग्रोस वैल्यू एडिड पता है ना, वैल्यू एडिड मेथड में नेशनल इनकम में बहुत कम हो रहा था। द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। जो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था वो भी बहुत कम था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना बस अपने ऊपर ध्यान दे रही थी, एक्सप्लॉयटेशन पे ध्यान दे रही थी, है ना, और किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रही थी। उनको कोई लेना देना नहीं था इस देश का, चाहे वो मिट्टी हो जाए इस देश की, हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ब्रीफ मैंने जो अभी बताया वो ये सारा ब्रीफ इसमें लिखा हुआ है। हैंडीक्राफ्ट खत्म किए गए, है ना, मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करवा दिए, और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी चला दी। पता है ना डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी किसको बोलेंगे? अगर मैं तुमको ये करवा रहा हूं चैप्टर, तो तुम ये समझना कि पूरा करना है इसको, नहीं तो इंसान 2 दिन में भूल जाता है उस चैप्टर को। सीधी सी बात है, आज ये चैप्टर कर रहे हैं ना तो पूरा करना है, कंप्लीट मारना है उसको कंप्लीट किसी भी हालत में, क्योंकि भैया 40 दिन रह गए पेपर के, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज है। मॉडर्न इंडस्ट्री शोज ए ब्लिंक एक्सपेंशन। क्यों ब्लिंक एक्सपेंशन? क्योंकि मशीनें ही नहीं थी हमारे देश में। इसके बाद देखो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी ही नहीं जो बना सके। वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट वर डिकेड, देखो डिकेड, मॉडर्न इंडस्ट्रीज रिमेन्स इन्फ्रंट स्टेज। मॉडर्न इंडस्ट्री थी ही नहीं हमारे देश में, तो इस वजह से बैकवर्ड था। अब बात आ जाती है फॉरेन ट्रेड की। अब फॉरेन ट्रेड कैसे खत्म किया? फॉरेन ट्रेड क्या होता है? विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार होने ही नहीं दिया। जिस चीज में इनका फायदा था उस चीज में विदेशी व्यापार चला, नहीं तो नहीं चला। ठीक है, देखो नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हमारा देश तो भैया नेट एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का। इनके देश में रॉ मटेरियल भेजने का काम कर रहे थे हम, तो एक्सपोर्ट के नाम पे, इंपोर्ट के नाम पे इनके देश से माल आ रहा था फिनिश बन के। हमारे ही देश का रॉ मटेरियल यूज करके अपने देश में फिनिश गुड्स बना के हमारे देश में बेच रहे हैं। बताओ, कर लो बात। क्यों ना यहीं पे मशीनें लगवा देते? अब यहां पे मशीनें लगवा देते तो इनसे खरीदता कौन?
बात ये है, इनके इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ते कैसे, प्रॉब्लम ये थी। अब देखो क्योंकि हमारे देश में जो है ना भंडार थे रॉ मटेरियल के, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर हो गया, है ना, वूल हो गया, ऊन, ठीक है, भंडार थे, भंडार जिसको बोलते हैं, खत्म कर दिए सारे। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश एकलौता देश था पूरे वर्ल्ड में, खत्म कर दिया सिस्टम सारा का सारा, समझे। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, इंडियन फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली स्थापित कर ली। 50% से भी ज्यादा व्यापार अंग्रेजों के साथ करना पड़ रहा था मजबूरी में, 50% से भी ज्यादा व्यापार ग्रेट ब्रिटेन के साथ हो रहा था। द रेस्ट ऑफ द ट्रेड थोड़े बहुत, जैसे श्रीलंका हो गया, ईरान हो गया, है ना, इन सब से हो रहा था थोड़ा बहुत ट्रेड। स्विच कैनाल बना था, स्विच कैनाल पता है 1869 में बना था, जरूर आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई स्विच कैनाल कब बना था और स्विच कैनाल होता क्या है, व्हाट इज स्विच कैनाल, क्या है स्विच कैनाल, पता है स्विच कैनाल के बारे में पता है, किस चीज का, हाँ, और एक शॉर्ट रास्ता जिससे माल जल्दी पहुंचाया जा सके जहाज के माध्यम से, एक स्विच कैनाल बनाया था। देखो द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर इंडियन फॉरेन ट्रेड जो भी इंटर सेटिस्फाइड आफ्टर द ओपनिंग स्विच कैनाल, while export of primary product raw material from India supplied input to the British industry, import of finished goods from British, वही बात है, मतलब हमारे देश से रॉ मटेरियल गया और उनके देश से फिनिश गुड्स आया, ठीक है। और कैनाल की तो बहुत मदद मिली इनको, बिना कैनाल के कहां से आता, जरूरी था ये कैनाल बनाना, ठीक है। और ये रेलवे सेक्टर भी बनाना जरूरी था, तो रेल के माध्यम से भी जाता था माल, ठीक है, लाहौर से भी माल जाता था, बहुत पहले तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही था ना, समझे, तो ये चीज है। सरप्लस ट्रेड बट ओनली इन द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश, सरप्लस ट्रेड था लेकिन जिसमें ब्रिटिश का बेनिफिट हो रहा था ना उसमें था, जैसे रॉ मटेरियल में बेनिफिट था उनका, हमारे देश का सरप्लस तो हो रहा था लेकिन उन चीजों में जिनका, जिस चीज में इनका बेनिफिट था, जैसे इंडिगो में, है ना, तो ये चीज है। दिस सरप्लस वाज ओवनिंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, नॉट द इंडस्ट्रियल गुड्स, विच इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उसको, जब हमारे देश की जो सोने की चिड़िया वही चली जाए, रॉ मटेरियल एक सोने की चिड़िया एक प्रकार की, अब रॉ मटेरियल ही चला जाए, इंसान के शरीर से आत्मा ही निकल जाए, क्या फायदा है उस चीज का, रॉ मटेरियल ही निकल गया, जीडीपी ग्रोथ जो कर सकता था, खत्म कहानी। अब देखो डिसिपेट द सरप्लस ट्रेड सप्लाई ऑफ सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड, ग्रेन, क्लोथ रिमेन्स डेफिशिएंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। भाई ये सब चीजों का ट्रेड हो रहा था। इसके बाद में देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, देखो द ट्रेड सरप्लस, जो ट्रेड सरप्लस हो रहा था ना, इनके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस निकालने में जा रहा था, उनसे वापस खोस रहे थे वो पैसे, जो थोड़ा बहुत हमने रॉ मटेरियल बेचा आपके देश में, उससे जो हमारे पास पैसे आए वो भी पैसे खोस रहे थे, और इनके वार टाइम एक्सपेंसेस निकालने में काम आया वो पैसा, इनके वार टाइम एक्सपेंसेस निकालने में काम आया, लड़ाई होगी, दंगे छिड़ गए, उसीलिए काम आया इनका पैसा, जो अपने विचारों के पास मिला था जिसको थोड़ा बहुत। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी हमारे देश की, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड ये सब चीजें क्या थी, एजुकेशन का क्या था, मतलब लोगों के बारे में, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर वेरी हाई, देखो नियरली 48 पर 1000 जो है बर्थ रेट थी, 40 पर 1000 जो है डेथ रेट थी, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट सजेस्ट ए स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। ना तो हॉस्पिटल फैसिलिटी थी अच्छी, ना ही कोई फैसिलिटीज थी। अब मान लो बच्चा जन्म ले रहा है तो बच्चा जन्म दाई के माध्यम से लेता था, पहले हॉस्पिटल नहीं होते थे, दाई होती थी, दाई वगैरह सुना हो तुमने, वो जन्म देती थी बच्चे को, गाँवों के अंदर में आज भी चलता है कई गाँवों में, हॉस्पिटल में नहीं जाते उसको लेके, उसको दाई ही जन्म देती है, समझे, तो ये चीज है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, 1000 बच्चों में से 218 बच्चे मर रहे थे, 218 बच्चे मर रहे थे 1000 में से। आज 33 है पर 1000, क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी थी, आज अच्छी है, ठीक है ना, तो ये चीज है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन का स्तर कैसे बढ़ा, कैसे कम हुआ। इन 1921 ग्रेट डिवाइड का पीरियड था ये, 1921 में मुसलमानों को अलग किया गया, हिंदुओं को अलग किया गया, हिंदुस्तान बनाया गया, पाकिस्तान बनाया गया, सही है, तो ये चीज है। देखो टिल 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया वाज नेवर कॉन्स्टेंट,
कभी कम हो रही थी, कभी ज्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी, कभी ज्यादा हो रही थी। देखो साइज ऑफ पॉपुलेशन कीप्ट फ्लक्चुएटिंग इंक्रीजिंग इन वन सेंसस। सेंसस क्या होता है, 10 साल में एक बार होता है जनगणना। पॉपुलेशन कैलकुलेशन 10 साल में एक बार होती है। अपने 2021 में हुई थी अभी, अब 2031 में होगी, फिर 2041 में होगी। 1901 में सबसे पहली जनगणना हुई थी, 1901 में सबसे पहले पॉपुलेशन गिनी गई थी। मतलब हुज देखो शोज ए डिक्लाइन ऑफ 0.04 करोड़, मतलब 23.87 करोड़ थी। कितनी होगी, 23.83 करोड़ होगी थी पॉपुलेशन। 1911 के सेंसस में 1.38 करोड़ का राइज देखने को मिला, मतलब 23.83 करोड़ से इसमें ये जोड़ देना 25.21 करोड़ होगी थी। ठीक है, द सेंसस ऑफ 1921 शोज डिक्लाइन। 1921 के सेंसस में 0.07 करोड़ का डिक्लाइन देखने को मिला, 25.21 करोड़ होगी। ठीक है, 25.21 करोड़ से 25.14 करोड़ होगी थी 1921 में। आफ्टर 1921 इंडिया देखो एंटर्ड इन द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेयर पॉपुलेशन रिकॉर्ड ए कांस्टेंट राइज। इसके बाद पलट के कभी नहीं देखा, कभी कम नहीं हुई, उसके बाद बढ़ती ही जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। हमारे इंडिया का ग्राफ खोल के देखोगे तो भैया हैरान रह जाओगे। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया हमारा इंडिया है, और सबसे कम एरिया जिसके पास है वो भी इंडिया ही है। पॉपुलेशन को देखते हुए सबसे कम जियोग्राफिकल एरिया वाला हमारा ही देश है, और सबसे ज्यादा गरीबी हमारे देश में ही है। अमेरिका में जितनी पॉपुलेशन नहीं उससे 1.5 गुना हमारे देश में गरीब लोग हैं। समझे नहीं समझे? तो ये प्रॉब्लम, गरीब लोग मतलब कटोरे वाले भिखारी जो घूमते रहते हैं रोडों पे, वो है हमारे देश में, जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन नहीं है। तो ये चीज है। आफ्टर 1921 देखो इंडिया एंटर इन द सेकंड स्टेज। अब देखो इट्स, देखो कहने का क्या मतलब है, 1931 में 2.76 करोड़ का इजाफा हुआ पॉपुलेशन में। इसके बाद में देखो 1941 में 3.96 करोड़ का इजाफा हुआ। थोड़े होते हैं 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग एक सेंसस में बढ़ना, 4 करोड़ लोग इस हार में 4 करोड़ लोग एक साथ खड़े कर, 1 करोड़ छोड़ो 4 करोड़ छोड़ो, 50,000 लोग खड़े करके देखो कितनी भीड़ हो जाएगी। 4 करोड़, और रिसोर्सिस तो उतने ही है ना। द सेंसस 1951 में 4.24 करोड़ का इजाफा हुआ। समझाई? इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी हर सेंसस में। कमाल की बात है, करोड़ों में पॉपुलेशन बढ़ रही है। हर साल 50 से 60 लाख लोग बढ़ रहे हैं हमारे देश में, हर साल 50 से 60 लाख लोग, 1 करोड़ तक लोग बढ़ रहे हैं एवरेजली। A constantly rise population on the eve of independence lead to excessive burden of maintenance and investment। भाई सीधी सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने पीने के लिए भी चाहिएगा, रहने के लिए भी चाहिएगी। 9-11 खाली पड़ा था पहले, आज देखो जाके लाख रुपए गज जगह नहीं नसीब हो रही। पहले 5-5 हजार रुपए गज में बिक रही थी जगहें, हैं 16-17 जंगल पड़ा था, पूरा जंगल बना हुआ था, जंगल काट के बनाया 16-17 पूरा खाली पड़ा था, जमा जीरो, कुछ नहीं था। आज देख लो आप, सूर्यनगर जैसी जगहों की कीमत 20,000 रुपए गज हो रही है, कर लो बात, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। कहाँ रहे हैं? आगे घोंसले बनाने पड़ जाएंगे लोगों के रहने के लिए, धीरे धीरे करके ऐसा ही चलता रहा तो। समझाई? तो ये चीज है जो हमारे देश में हुआ था। दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस इन द इंडिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 32 ईयर थी सिर्फ, आज 69 ईयर्स है। ये 69 ईयर जिएगा, मतलब हॉस्पिटल फैसिलिटीज वगैरह अच्छी है और सब है। अब मान लो ये इसके हार्ट अटैक आ जाए 50 साल की उम्र में, 60 की उम्र में, हॉस्पिटल फैसिलिटी है। अब पहले गाँव में क्या था, हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं थी और सब नहीं थी। अब इसके हार्ट अटैक आ गया तो बस आ ही गया, बात ही खत्म, कहानी खत्म। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं था। तो इसके लिटरेसी रेट, गवार लोग बहुत थे हमारे देश में, मतलब 16% लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे हमारे जैसे, बाकी ये नकली गवार लोग बहुत थे, है ना, थे ना। तो इसके बाद देखो लड़कियां सिर्फ 7% पढ़ी हो जाया करती थी, जेंडर बायसनेस होने के कारण सिर्फ 7% लड़कियों में टोटल पॉपुलेशन में पढ़ी लिखी थी, बाकी सब गवार। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अब जैसे ये टेबल देख के क्या पता चल रहा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है अपने को। हमारे देश में जो है 72% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे हुए थे, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। इस टेबल को देख के बढ़िया से एक पैरा लिखना है, पॉइंटों में 4 नंबर मिल गए, जरूर आएगा। ऐसी चीजों को जरूर किया जाए तैयार मेरे हिसाब से। अब आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीजों की एक्सप्लेनेशन खुद लिख के देखो। एग्रीकल्चर सेक्टर
और सेकेंडरी सेक्टर नाम मात्र का था हमारे देश में 10.1%। इसका मतलब है हमारे देश में बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस देश में नहीं होगा उस देश के अंदर में गरीबी बहुत ज्यादा होगी। टर्शियरी सेक्टर भी एक नाम मात्र का था लेकिन सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, है ना। तो ये चीज है, ये एक्सप्लेनेशन अपने आप लिखनी पड़ती है। देखो इसको पढ़ के अपने आप एक्सप्लेनेशन लिखने की ताकत बनाओ, ठीक है। तो ये चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या डेवलप हुए। रेलवे आया कि नहीं आया? अंग्रेजों की मदद से रेलवे आया, अपने फायदे के लिए कुछ भी किया हो इन्होंने, लेकिन कुछ ना कुछ तो देश का भी फायदा हुआ है। अपने देश को बताया रेलवे क्या होता है, ट्रेन क्या होती है। 1850 में चली थी, ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना। 1850 में पहली ट्रेन चली थी, है ये 1850। देखो रेलवे ये क्या, नहीं वो देखो, रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1850 एंड वर डेवलप टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फॉर, भाई फिनिश गुड्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए 1853 में चली होगी। फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटिश टू जो भी इंटीरियर्स ऑफ कॉलोनी इन इंडिया, मतलब अलग अलग राज्यों से माल उठाया जा सके, विद ए व्यू टू वाइंडिंग ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट। देखो इट एम्स एट वाइंडिंग द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। ब्रिटिश प्रोडक्ट को मार्केट में फैलाने के लिए इंडिया के अलग अलग राज्यों में बेचे जा सके, है ना। हाउएवर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश द्वारा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था रेलवे था, जो रेलवे सेक्टर को डेवलप किया हमारे देश के अंदर में, ठीक है। दूसरा कंट्रीब्यूशन है पोर्ट डेवलप किए। पोर्ट क्या होती है? बंदरगाहें जो समुद्री एरियाज में होती है, वो पोर्ट भी डेवलप करने का कारण था। वहां पे गोडाउन्स बनवाए बड़े बड़े, ताकि उनका रॉ मटेरियल जो है वहां पे जाके सेव होता रहे, फिर इकट्ठा अपने देश में भेज देंगे, और उनके देश से जो फिनिश गुड्स आ रहा है ना पोर्ट पे सेव हो सके और अपने देश में विभिन्न विभिन्न भागों में बांटा जा सके। पोर्ट मतलब बंदरगाहें डेवलप करवाई। मुंबई साइड में जो पोर्ट थे उनको डेवलप करवाए, इन्होंने तो करवाया था अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। रोड डेवलप करवाई ताकि ट्रकों से माल लोड होके या फिर और भी माध्यमों से माल लोड होके बैलगाड़ियां चलती थी आ सके हमारे देश में, ठीक है। बोला पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुए ब्रिटिश के और नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुए। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुए और नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुए। तो सबसे पहले देखो कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। फार्मर को कम से कम कॉमर्शियल आउटलुक तो दे दिया, बेचना तो सिखा दिया, बात ये है। अच्छा, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटी ले आए, रेलवे सेक्टर लेके आए, उसमें जॉब्स वगैरह निकली और सारी चीज निकली, नौकरियां निकली। पोस्ट ऑफिस इन्होंने खुलवाया, डाकखाना। पोस्ट ऑफिस क्यों खुलवाया? पत्र वगैरह भेजने के लिए और सब करने के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटी आई, एम्प्लॉयमेंट की नहीं आई। मनी मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मनी किसने चलाई? अंग्रेजों ने चलाई। अंग्रेजों का सिक्का आता था पहले चांदी का, देखा हुआ अंग्रेज छपा होता है उसके ऊपर, तो मनी किसने चलाई? अंग्रेजों ने चलाई। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन करना सिखाया। ऑफिस वर्क क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, अंग्रेजों ने सिखाया इंडिया वालों को। पहले तो गवार थे इंडिया वाले, इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना और सारी चीजें करना किसने सिखाया? अंग्रेजों ने सिखाया। रेलवे की क्या इंपैक्ट हुए ये पढ़ लेना, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट, खत्म कहानी।